Good evening, friends. My name is C.A. Sagar Jethwani, and today we will discuss about the topic of your Companies Act 2013 or Business Law paper in your CA Foundation, and the topic is one person company. क्या होता है वन पर्सन कंपनी, हम ये जानेंगे. सी वन पर्सन कंपनी किसको बोलते हैं बेटा? अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. जैसे नाम ही बता रहा है आपको, वन पर्सन कंपनी, कि जिसमें सिर्फ एक पर्सन होगा जो मेंबर होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ और उसके बाद अपन जो टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे और रीड करेंगे कि वन पर्सन कंपनी क्या होता है. देखो, अगर मैंने इसमें शॉर्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है वन पर्सन कंपनी, और जिसमें जो है पहला एग्जांपल है वो राम सेन प्राइवेट लिमिटेड. आप पढ़ पा रहे होगे, ये देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ. राम सेन प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, मतलब राम सेन प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी. देखो मैंने क्या लिखा है कि राम सेन प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या हो गया कि जो वन पर्सन कंपनी होती है वो हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, वो कभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती है. ठीक है, और उसमें मैंने क्या बताया, राम एक मेंबर है और पास में आप देखोगे मैंने एक नॉमिनी भी लिखा है. अब एक चीज समझो, देखो प्राइवेट कंपनी में हमेशा 2 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं. लेकिन देखो वन पर्सन कंपनी में ओनली वन मेंबर होता है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज करो उस मेंबर की डेथ हो गई है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो कि अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया एग्जाम्पल, तो फिर वो आगे कंपनी कंटिन्यू कैसे रहेगी. ठीक है, तो इसीलिए जब भी वन पर्सन कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना भी कंपलसरी होता है कि अगर सपोज किसी मेंबर की डेथ हो जाए या तो वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या अनसाउंड माइंड का हो, तो फिर उसको जो नॉमिनी है वो मेंबर बन के कंपनी को आगे कंटिन्यू कर सके. ठीक है, तो समझ में आया कि मेंबर क्यों होता है वन पर्सन कंपनी में, सिंगल मेंबर होता है और नॉमिनी क्यों अपॉइंट किया जाता है. अब जैसे चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक और चीज है. अब जैसे आप देखोगे नीचे यहाँ पर श्याम सेन प्राइवेट लिमिटेड, आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि राम मेंबर है और श्याम नॉमिनी है, और यहाँ पर श्याम मेंबर है और गीता नॉमिनी है. ठीक है, इसमें राम भी नॉमिनी हो सकता था. मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी हो, वन पर्सन कंपनी जो भी होती है, उसमें जो अगर एक पर्सन है वो एक जगह मेंबर हो सकता है और दूसरी कंपनी में वो नॉमिनी हो सकता है. कोई भी जो पर्सन है, सेम पर्सन ना, वो एक ही कंपनी में मेंबर और नॉमिनी दोनों नहीं हो सकता. अगर सपोज करो, ठीक है, यहाँ पर राम ही मेंबर है और यहाँ पर राम ही नॉमिनी है, तो आप मुझे बात बताओ, अगर राम की डेथ हो जाएगी तो क्या नॉमिनी फिर मेंबर, तो राम अगर दोनों में ही राम नॉमिनी और मेंबर दोनों रह रहा है, तो फिर क्या वो कंटिन्यू रह पाएगी कंपनी, वन पर्सन कंपनी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी. इसीलिए जो नॉमिनी भी होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन इधर देखो, इधर कैसा है कि श्याम सेन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये मेंबर है और गीता नॉमिनी है. अगर राम भी नॉमिनी होता, अगर श्याम की डेथ हो जाती तो उसमें से गीता नॉमिनी बन जाती या राम नॉमिनी बन जाता. तो मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है कि जो भी कंपनी होगी उसमें मेंबर भी डिफरेंट होगा और नॉमिनी भी डिफरेंट होगा. मतलब इससे एक और चीज सीखने को मिलती है कि जैसे 2 ओपीसी है, जैसे राम सेन प्राइवेट लिमिटेड भी ओपीसी है और श्याम सेन प्राइवेट लिमिटेड भी ओपीसी है, तो इसमें अगर श्याम नॉमिनी है तो दूसरी कंपनी में श्याम मेंबर भी हो सकता है. मतलब कोई भी पर्सन एक जगह वन पर्सन कंपनी में मेंबर हो सकता है और दूसरी कंपनी में वो नॉमिनी हो सकता है. आप एक चीज समझ गए होंगे, वो सेम कंपनी में ना मेंबर हो सकता है, दोनों कंपनी में सेम कंपनी में मेंबर भी नहीं हो सकता है दोनों तरफ, और सेम कंपनी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता है. तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो पर्सन है वो एक कंपनी में मेंबर होगा और दूसरी कंपनी में नॉमिनी होगा. अब बात दूसरी आती है. दूसरी बात क्या आती है कि सपोज करो राम की डेथ होगी, श्याम तो यहाँ पर नॉमिनी बन गया, लेकिन श्याम यहाँ पर नॉमिनी से मेंबर बन गया, लेकिन नीचे आप देखोगे तो श्याम ऑलरेडी मेंबर है. तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों कंपनी में श्याम मेंबर नहीं हो सकता, वो एक कंपनी में मेंबर हो सकता है, एक कंपनी में नॉमिनी हो सकता है. तो उस केस में क्या होगा कि 180 डेज के अंदर आरओसी को श्याम को बताना पड़ेगा कि ये वो राम सेन प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर के तौर पे कंटिन्यू करना चाहता है या वो श्याम सेन प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर है तो वैसा रहना चाहता है. वो उसका डिसीजन होगा जो उसको 180 डेज में बताना पड़ेगा आरओसी को. ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि जैसे मान लो वन पर्सन कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है, तो राम को मेंबर बना, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो उसको नॉमिनी चाहिए होगा, तो श्याम अपना रिटर्न कंसेंट देगा, ठीक है, आरओसी में, कि वो जो राम सेन प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी का नॉमिनी बनने को तैयार है. ठीक है, एक तो ये चीज होगी. अब सपोज करो कि अगर शाम को थोड़े टाइम में बाद नॉमिनी नहीं रहना है राम सेन प्राइवेट लिमिटेड में, तो भी वो रिटर्न कंसेंट देगा किसको, राम सेन प्राइवेट लिमिटेड को, और उसके बाद राम सेन प्राइवेट लिमिटेड आरओसी में इंटीमेट करेगी कि शाम हमसे नॉमिनी नहीं है. ठीक है, तो इससे अपन क्या सीखते हैं कि जब भी उसको अगर नॉमिनी बनना है शाम को, उसको रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा नॉमिनी बनने के लिए भी, और अगर उसको नॉमिनी नहीं रहना है उसके लिए भी रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा वन पर्सन कंपनी ब्रीफ में. अब अपन टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे और कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स है अपन वो जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो
वन पर्सन कंपनी, मैं रीड करते जाता हूँ, समझा जाऊंगा। द कंपनीज एट 2030 इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी इनकॉर्पोरेट बाय अ सिंगल पर्सन। सिंपल सी बात है, वन पर्सन कंपनी में वन मेंबर होता है तो सिंगल पर्सन ही इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है। Section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013 defines one person company as a company which has only one person as a member, जो मैंने आपको बात बताई कि एक ही पर्सन मेंबर होगा। Next, one person company has been introduced to encourage entrepreneurship and the corporatization of the business. OPC differs from the sole propriety concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member, whereas in the case of the sole proprietary, the liability of the owners is not restricted and extends to the owner's entire assets, consisting of the official and the person. इसका मतलब सिंपल बेटा यही हुआ कि जो OPC होता है कंपनी होता है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स की लायबिलिटी अलग है, कंपनी की लायबिलिटी अलग है। ठीक है, तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो एक तरीके से ओपीसी में कंपनी की लायबिलिटी, जैसे ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, मतलब जो कंपनी के एसेट्स है अपन वही बेच सकते हैं, उसके पर्सनल एसेट्स मेंबर्स के अपन हाथ नहीं लगा सकते हैं। वही अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो उसके पर्सनल एसेट्स भी लायबल होते हैं अगर कोई इसको लॉस होता है कंपनी को या उसकी फर्म बंद होती है। तो उसमें सिंपल सा डिफरेंस क्या है, अगर आपसे पूछे ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बताओगे कि ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी होती है और जो सोल प्रॉपर्टी है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, the procedure requirement of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. ठीक है, according to section 3 subsection 1 clause C of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company। मैंने आपको बताया OPC हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी with the minimum paid of share capital as may be stated and the having one member। सिंपल सी बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल जो शेयर कैपिटल जो होगी स्टैप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें एक ही मेंबर होगा। ठीक है, चलो अब ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन जानते हैं। पहला पॉइंट है ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल नो लिमिट प्रिस्क्राइब, ये भी आपको ऊपर बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। इसमें अदर पर्सन का मतलब है नॉमिनी। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर का मतलब होता है मेंबर्स डेथ, तो अदर पर्सन कौन था, श्याम, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ मतलब राम की अगर डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अपन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, जो अनसाउंड माइंड का होता है तो वो बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो अदर पर्सन है, नॉमिनी है, श्याम है, अगर राम की डेथ हो जाती है या तो वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो फिर श्याम उस कंपनी का मेंबर बन जाता है। सिंपल यही बताया गया। नेक्स्ट, the other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in the prescribed form and the same shall be filed with the register of the companies at the time of the incorporation of the company along with its e-memorandum e-articles। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदर पर्सन है मतलब श्याम है वो अपना मेमोरेंडम में shall give his prior consent देगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि वो नॉमिनी बनना चाहता है राम सेन प्राइवेट लिमिटेड का, और रजिस्टर जब कब देगा, जब इनकॉर्पोरेशन होगी कंपनी। मैंने वो क्या बताया कि जब राम सेन प्राइवेट लिमिटेड बनेगी तो राम उसमें मेंबर होगा तो नॉमिनी भी उसी टाइम अपॉइंट होगा, तो वो आरओसी में अपन को बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। सिंपल सी चीज, अगर जब उसको नॉमिनी बनना था तब उसने रिटर्न कंसेंट दिया था, तो जब उसको नॉमिनी नहीं रहना, विड्रॉ करना है तो वो भी रिटर्न में ही उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द ओपीसी मतलब राम की बात हो रही है, मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। सिंपल कि मेंबर ऑफ ओपीसी मतलब राम सेन प्राइवेट लिमिटेड जो ओपीसी है उसका मेंबर कौन है, राम है, तो वो कभी भी चाहे तो नॉमिनी का नेम चेंज कर सकता है, मतलब श्याम को हटा सकता है, नोटिस देके कंपनी को, और कंपनी सेम चीज इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को। ठीक है, सिंपल सी थिंग। नेक्स्ट, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट डीम टू बी एन अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। इसका मतलब ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने नॉमिनी चेंज किया है या तो जो भी आपका नॉमिनी है इसने रिटर्न में विड्रॉ किया है अपना कंसेंट नॉमिनी लेने को। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको कहानी आगे बता चुका था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहले तो अपने पढ़ लिया कि नॉमिनी रिटर्न कंसेंट कैसे देता है, मेंबर कौन होता है, ये सब। अब मेंबर कौन बन सकता है ओपीसी का, नॉमिनी कौन बन सकता है, ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखो, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। नेचुरल पर्सन क्या मतलब बेटा, इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी की बात नहीं हो रही क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी नेचुरल पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है मतलब भारत का नागरिक है और वो रेसिडेंट इन इंडिया है, इंडिया में रहता है या नहीं रहता है वो वाली बात हो रही है, मतलब या वो इंडिया में रहे
या वो एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, वो भी एलिजिबल है 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करने को और नॉमिनी बनने को। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी। ठीक है, अब बेटा इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो भी बंदा मिनिमम इंडिया में 120 दिन रहा है, मिनिमम मतलब 120 दिन रहा है, उसको रेसिडेंट इन इंडिया बोला जाता है। बट अपन को ओपीसी के मेंबरशिप से कोई मतलब नहीं है। ये तो क्या अमेंडमेंट हुआ है कि पहले क्या था कि सिर्फ रेसिडेंट इन इंडिया जो था वही ओपीसी फॉर्म कर सकता था और नॉमिनी बन सकता था, लेकिन जब से ये अमेंडमेंट आया तो एनआरए भी बन सकता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसमें बुक में डेफिनेशन दे रखा है रेसिडेंट इंडिया का, तो आपको भी वो नोट डाउन करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, no person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन में अगर जैसे राम मेंबर है तो दूसरी कंपनी में राम सिर्फ नॉमिनी बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता। सिंपल सा, श्याम का भी मैंने ये एग्जांपल दिया था। अगर श्याम राम सेन प्राइवेट लिमिटेड में नॉमिनी है तो वो श्याम सेन प्राइवेट लिमिटेड से मेंबर हो सकता है, नॉमिनी नहीं हो सकता। एक मतलब कंपनी में वो मेंबर हो सकता है और एक कंपनी में वो नॉमिनी हो सकता है। ये बताइए। अब देखो जो नीचे के पॉइंट्स है वो ये बता रहे हैं कि कौन 1% कंपनी में नहीं ओपन कर सकता या 1% कंपनी कौन इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो भी माइनर है वो कभी भी ओपीसी में ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है और उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। जैसे पार्टनरशिप में अपन देखते हैं कि माइनर को एडमिट किया जाता है जो भी बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप में, लेकिन ओपीसी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ना माइनर वहां पर मेंबर बन सकता है, ना नॉमिनी बन सकता है, ना उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act, though it may be converted to the private or the public companies in certain cases। देखो एक और चीज, तो सेक्शन 8 कंपनीज होती है। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है? ट्रेड, कॉमर्स हुई, स्पोर्ट एसोसिएशन से जो भी कंपनीज होती है, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकती। तो ओपीसी कौन फॉर्म नहीं कर सकता? माइनर फॉर्म नहीं कर सकता और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म नहीं कर सकते ओपीसी। नेक्स्ट, such company cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate। Here the member can be the sole member and the डायरेक्टर। अब सच कंपनी कैनॉट, जो भी एनबीएफसी है, एनबीएफसी जैसे आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, तो ऐसी इस टाइप की कंपनीज है, ठीक है, जो 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा कि 1% कंपनी कौन फॉर्म नहीं कर सकता? एक तो माइनर है, ठीक है, ना वो मेंबर बन सकता है, ना नॉमिनी बन सकता है, ना बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनीज 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती है और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, एनबीएफसी है, वो भी 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती है। अगर आप ब्रीफ नोट्स में देखो तो इसमें बताया गया है कि 1% कंपनी एक 1 नंबर कंपनी होती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है हमेशा, एंगेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, कॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस को। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट जो होते हैं सिंप्लीफाइड होते हैं, थ्रू एग्जामिनेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी है और 1% कंपनी की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि 1% कंपनी है और उसके बाद मान लीजिए कि वो बताना पड़ता है कि कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक होती है, कौन सी होती है, आपको ये बताना पड़ता है। उसके बाद आपसे फीचर्स पूछे जाते हैं तो आपको ये फीचर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1% कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है, नेचुरल पर्सन आते हैं। उसके बाद क्या प्रोविजन होते हैं जो मैंने आपको बताया, माइनर हुए और उसके बाद सेक्शन 8 कंपनीज हुई। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते होंगे। आई होप आपको 1% कंपनी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।